हेलो एवरीवन, मैं संध्या सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम सी टेट के ईवीएस के पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। इसका सी टेट का ईवीएस का पार्ट है, उसका 4 लेक्चर को चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिल जाए। फ्रेंड्स, अगर आप ये सभी वीडियोज को देख लेते हैं तो आपका ईवीएस का पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आइए अब हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है कि चांगथांग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना एक पथरीला इलाका है। जो चांगथांग जगह है ये कितनी ऊंचाई पर है? तो ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना है और यह एक मैदानी एवं पथरीला इलाका है। जैसा कि ऊंचाई जो दिया है कि 5000 मीटर, तो इसका मतलब है कि ये एक पर्वतीय इलाका है। जो चांगथांग जगह है ये पर्वतीय इलाका है, तो ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना एक पथरीला तथा मैदानी इलाका है। और अगला है कि यहाँ पर चांगपा नाम के घुमंतु लोग निवास करते हैं। तो चांगथांग जो जगह है यहाँ पे कौन सी जनजाति निवास करती है? तो यहाँ पे चांगपा नाम के घुमंतु लोग निवास करते हैं। यह हमेशा एक ही जगह पे नहीं रहते। जो चांगपा नाम की जनजाति है तो यह हमेशा एक ही जगह पे नहीं रहते हैं, बल्कि यह अपनी भेड़ बकरियों को झुंड को लेकर के पहाड़ों में हरे भरे मैदान की खोज में घूमते रहते हैं। इन जानवरों से यह दूध, मांस और टेंट के लिए चमड़ा और स्वेटर के लिए ऊन प्राप्त करते हैं। ये जो चांगपा नाम की जनजाति है तो ये एक घुमंतु जनजाति होते हैं। ये एक तरह से एक जगह पे अस्थायी निवासी नहीं होते हैं, किसी भी स्थान पे अस्थायी निवास नहीं करते हैं, बल्कि यह अपनी भेड़ बकरियों के साथ हरे भरे मैदानों की खोज में इधर उधर घूमते रहते हैं। और इन जानवरों से जो ये भेड़ बकरियां पालते हैं तो इनसे यह दूध, मांस और टेंट के लिए चमड़ा और स्वेटर के लिए ऊन प्राप्त करते हैं। जो भेड़ बकरियां उनकी होती है ये उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। जिस भी परिवार के पास जितनी भेड़ बकरियां होती है तो उस परिवार का उतना ही ऊंचा स्तर होता है। जो ये जनजाति होती है तो इनकी सबसे बड़ी पूंजी इनकी भेड़ बकरियां ही होती है और उनके परिवार का जो स्तर है वे उनकी भेड़ बकरियों की संख्या से ही उनके परिवार का स्तर का पता चलता है, क्योंकि वहाँ पर जिस भी परिवार के पास जितनी ज़्यादा भेड़ बकरियाँ होती हैं तो उस परिवार का स्तर उतना ही ऊंचा माना जाता है। अगला पॉइंट है कि चांगपा जनजाति के लोग अपना सामान घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते हैं। जो चांगपा नाम की जनजाति होते हैं तो ये अपने सामान को घोड़ों और याक पर लाद करके इधर उधर घूमते रहते हैं, क्योंकि वे एक स्थान पे तो रहते नहीं हैं। वे जो चांगपा नाम की जनजाति होती है तो ये हरे भरे घास के मैदानों की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं, तो ये अपने सामानों को घोड़े और याक पर लाद करके इधर उधर घूमते रहते हैं। और जो चांगपा नाम की जनजाति है ये एक खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से मशहूर पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। तो जो चांगपा नाम की जनजातियाँ होती हैं ये एक खास तरह की बकरियां पालते हैं जिससे कि मशहूर पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। और इन्हीं पश्मीना ऊनों से पश्मीना शाल, जो कि बहुत ही फेमस शाल होता है, तो इन्हीं पश्मीना ऊन से इसका निर्माण किया जाता है। जैसा कि आगे दिया है पश्मीना शाल के बारे में, तो पश्मीना शाल क्या होता है इसको देखते हैं। पश्मीना शाल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। जो पश्मीना शाल होता है ये बहुत ही गर्म होता है, इसके अंदर 6 स्वेटरों के बराबर की गर्मी होती है। फिर भी यह बहुत ही पतला होता है, मतलब कि 6 स्वेटरों के बराबर की गर्मी होती है तो ऐसा नहीं होता है कि यह बहुत मोटा होता है, यह बहुत पतला होता है। और पश्मीना शाल की बुनाई हाथ से की जाती है। इसके जो बकरियां होती हैं तो उनके ऊन जो बाल होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं, तो उनका जो ऊन होता है वो बहुत ही पतला होता है, इतना पतला होता है कि उसको मशीन से नहीं बुना जा सकता है। इसलिए पश्मीना शाल की बुनाई हाथ से ही की जाती है, इसकी मशीन से बुनाई नहीं की जा सकती। मतलब यह इतना पतला होता है कि उसकी मशीन से बुनाई की ही नहीं जा सकती, इसलिए इसको हाथ से ही बुना जाता है। और हाथ से बुना जाता है इसलिए इसको तैयार करने में भी बहुत समय लगता है। एक पश्मीना शाल अगर एक व्यक्ति तैयार करता है तो उसको तैयार करने में लगभग 250 घंटे का समय लगता है। तो आप लोग इस टाइम को ध्यान में रखिएगा कि एक पश्मीना शाल को तैयार करने में 250 घंटे का समय लगता है। और फिर अगला पॉइंट रेबो के बारे में है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि रेबो क्या कहलाता है।
रेबो किसको कहा जाता है, तो चांगपा जाति के टेंट को रेबो कहा जाता है। चांगपा जो जनजाति होती है, तो एक जगह अपने निवासी एक जगह कोई इनका निवास स्थान नहीं होता है, तो ये जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पे टेंट लगा कर के रहते हैं। तो इनके जो चांगपा नाम की जनजाति होती है, तो इनके टेंट को रेबो कहा जाता है। रेबो बहुत ही ऊँचा होता है। रेबो के बीच में एक खुला छेद होता है जहाँ से चूल्हे का धुआं बाहर निकलता है। इनके टेंट का डिज़ाइन 1000 साल से भी पुराना है। जो चांगपा नाम की जनजाति है, तो ये जहाँ भी जाते हैं तो यहाँ अपने टेंट को लगा कर के रहते हैं, और ये जो इनका टेंट होता है ये बहुत ही ऊँचा होता है, और इनके अलग-अलग मतलब कि अलग-अलग सब लोगों के टेंट होते हैं, और इन टेंटों के बीच में एक खुला छेद होता है। जो इनका टेंट होता है, तो इनके बीच में एक खुला छेद होता है जहाँ से कि अगर ये लोग खाना बनाते हैं तो उसका जो चूल्हे का धुआं निकलता है, तो वो उस छेद से बाहर निकलता है। और जो इनके टेंट का डिज़ाइन है, वह जो टेंट का डिज़ाइन है वह 1000 साल से भी पुराना है। मतलब इनका जो टेंट का डिज़ाइन है यह बहुत ही पुराना है। अगला पॉइंट है कि रेबो के पास ही भेड़-बकरियों को रहने के लिए जगह बनी होती है, जिसे लेखा कहते हैं। तो आप लेखा को ध्यान में रखिएगा कि लेखा किसे कहते हैं। तो रेबो के पास ही ये लोग अपनी भेड़-बकरियों को भी रखते हैं। तो भेड़-बकरियों के लिए जो भी जगह बनाई जाती है, तो उसको लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रख कर के बनाया जाता है। जो लेखा होती है, उनकी दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रख कर के बनाया जाता है। और अब हम लोग श्रीनगर के घर को एक नज़र में देखते हैं कि श्रीनगर में किस तरह से घर बनाए जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो घर है, ये एक तरह से एक पानी पर दिख रहा है कि ये जो घर है ये पानी पे बने हुए हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये जो फ़ोटो लिया गया है ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। यहाँ पे दिया है कि श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। जो श्रीनगर में घर होते हैं, तो वहाँ पे बहुत से लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं। तो जो टूरिस्टों को रहने के लिए जो हाउस बनाए जाते हैं, तो उनको हाउस बोट कहते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये पानी पे बने हुए हैं, और जो हाउस बोट होते हैं ये 80 फुट लंबे और बीच से इनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट तक हो सकती है। तो जो हाउस बोट होते हैं इनकी ये 80 फुट लंबे और 8 से 9 फुट चौड़े होते हैं। अगला पॉइंट है कि हाउस बोट और कई बड़े शहरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। जो हाउस बोट होते हैं और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन होता है जिसको कि ख़त्म बंद कहते हैं, जो कि जिग्सा पजल के जैसा दिखता है। जैसा कि आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं, तो जो हाउस बोट होते हैं उनकी छत पर एक सुंदर लकड़ी की नक्काशी की गई होती है, और यह जो डिजाइन है ये ख़त्म बंद है। इसका एक खास डिजाइन है जिसको कि ख़त्म बंद कहा जाता है, जो कि जिग्सा पजल जैसा दिखता है, जैसा कि आप लोग इस फोटो में भी देख सकते हैं। अगला पॉइंट है कि यहाँ के पुराने घरों की खासियत है ये जालीदार खिड़कियाँ। जो वहाँ पे श्रीनगर में जो पुराने घर हैं, तो उनकी खासियत क्या है, तो उनकी जालीदार खिड़कियाँ उनकी खासियत है। ये बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं, जिन्हें कि डब कहते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि जो श्रीनगर के पुराने घर होते हैं, तो उनकी जालीदार खिड़कियाँ होती हैं और ये बाहर की तरफ उभरी होती हैं, जिनको कि डब कहा जाता है। इनमें बैठ कर के बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। अगला पॉइंट है कि बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। जो बोट की तरह उनके घर बने होते हैं, उनको वहाँ पे डोंगा कहा जाता है। तो ये पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह ये डोंगे भी इन डोंगों में भी अलग-अलग कमरे होते हैं। जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं कि ये नाव के आकार की तरह हैं और ये पानी पर तैर रहे हैं। तो ये जो बोट की तरह बने हुए लकड़ी के घर हैं, तो ये श्रीनगर में डल झील और झेलम नदी में बनाए गए हैं, और इनमें कई परिवार रहते हैं जो कि ये दिख रहे हैं घर जैसा, जो ये बोट की तरह घर दिख रहे हैं। तो इन मकानों
में कई लोग रहते हैं और मकान की तरह इस डोंगों में भी अलग-अलग तरह के कमरे पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गाँव में दिखते हैं। जो कश्मीर के गाँव होते हैं वहाँ पे पत्थरों को काट करके एक के ऊपर एक पत्थर रख करके घर बनाए गए हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की जो छतें होती हैं वे ढलवा होती हैं। तो जो कश्मीर के जो गाँवों के घर होते हैं उनको पत्थरों को काट करके एक के ऊपर एक रख करके जो कश्मीर के गाँव हैं उनमें घर बनाए जाते हैं और पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई कर दी जाती है और लकड़ी का भी इन घरों में इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छतें जो होती हैं वे ढालू होती हैं क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ता है, तो जिससे कि वे जो बर्फ़ हो उन पे पड़े तो वे सरक करके नीचे गिर जाएँ, इसीलिए उनकी छत जो होती है वे ढलवा होती है। अगला पॉइंट है कि यहाँ के पुराने घरों की खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर के बनाना। जो यहाँ के घरों की खासियत है ये पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर के बनाया जाता है। घरों के दरवाज़ों, खिड़कियों और डिज़ाइन पर मेहराब बने होते हैं। जिनके घर के दरवाजे, खिड़कियाँ होती हैं तो इन दरवाज़ों और खिड़कियों पर मेहराब बने होते हैं। अगला पॉइंट है गुजरात में भीषण भूकंप आया था, तो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि गुजरात के कच्छ रहेगा, भुज रहेगा यहाँ पे। ये गलत हो गया है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा कि गुजरात के भुज में 26 जनवरी 2001 को भीषण भूकंप आया था। यह यहाँ पर भुज रहेगा। आप लोग इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा कि गुजरात के भुज में 26 जनवरी 2001 को भीषण भूकंप आया था। अगला पॉइंट है हृदय की धड़कन को सुनने के यंत्र को स्टेथोस्कोप कहा जाता है। तो हृदय की धड़कन को सुनने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो स्टेथोस्कोप कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि ऊंधियो गुजरात में खाया जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊंधियो कहाँ का भोजन है, तो ऊंधियो जो है ये गुजरात में खाया जाता है। अगला पॉइंट है कि बीजों को कीड़ों से बचाने के लिए नीम की पत्तियां बीजों के साथ रखी जाती हैं। बीजें जो होती हैं उनको कीड़ों से बचाने के लिए नीम की पत्तियों को उनके साथ रखा जाता है जिससे कि बीज में कीड़े नहीं लगते हैं। अगला पॉइंट है कि एक ही फसल को बार बार उगाने से ज़मीन का उपजाऊपन नष्ट हो जाता है। अगर एक ही फसल को उस ज़मीन में बार बार उपजाया जाता है तो वो ज़मीन बंजर हो जाती है और उसका उपजाऊपन नष्ट हो जाता है। अगला पॉइंट है कि झारखंड में कुड़ुक भाषा बोली जाती है। तो कुड़ुक भाषा कहाँ बोली जाती है? कुड़ुक भाषा झारखंड में बोली जाती है। कुड़ुक भाषा में तोरांग का अर्थ है जंगल। जो कुड़ुक भाषा है, कुड़ुक भाषा में तोरांग का अर्थ क्या होता है? तो तोरांग का अर्थ जंगल होता है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि कुड़ुक भाषा में तोरांग का अर्थ जंगल होता है। अगला पॉइंट फिर जंगल अधिकार कानून 2007 में जो बना था उसके बारे में दिया गया है। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो जंगल अधिकार कानून 2007 है तो यह कानून जो है यह आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं वहाँ उनका जंगल के और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया न जाए। जंगल बचाने के काम में भी उनका ग्राम सभा करें। तो ये जंगल अधिकार कानून है, ये इस कानून के तहत जो आदिवासी होते हैं उनका जंगल पर हक दिलाया जाता है और जो लोग कम से कम जंगल में 25 साल से रह रहे हैं तो वहाँ उन जनजातियों को जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पे उनका हक दिलाया गया है कि उन चीज़ों पे उनका हक है और उनको उस जंगल से ना हटाया जाए। अगला पॉइंट लॉटरी विधि के बारे में दिया गया है कि लॉटरी विधि कहाँ प्रचलित है और लॉटरी विधि क्या होती है। तो इसको हम लोग देखते हैं। जो लॉटरी विधि होती है, लॉटरी विधि मिजोरम में प्रचलित है और ये लॉटरी विधि क्या होती है? तो लॉटरी विधि में ज़मीन को साझा मानकर सब लोगों को बारी बारी से ज़मीन पर खेती करने का मौका मिलता है। जो लॉटरी विधि है ये एक ज़मीन को आवंटित करने की विधि है कि ज़मीन को साझा मान करके सब लोगों को बारी बारी से ज़मीन पर खेती करने का मौका मिलता है।
और फिर एक टीन ज़मीन के बारे में दिया गया है कि एक टीन ज़मीन क्या होता है। तो एक टीन ज़मीन क्या होता है? एक टीन बीज जितनी ज़मीन में बोई जाती है तो उसे एक टीन ज़मीन कहा जाता है। तो एक टीन ज़मीन किसको कहा जाता है? तो एक टीन बीज जितनी भी ज़मीन में बोई जाती है तो उसको एक टीन ज़मीन कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही था। अब हम लोग आगे के टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल होता है तो आप लोग इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमको आगे आने वाले वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और आपको भी ये वीडियो सही समय से उपलब्ध हो सके। तो इसके लिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।